मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितना भी कंटेंट यहां पर आ रहा है, यदि आप लोग चाहते हैं कि उसके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मिशन कंपटीशन का एक फोल्डर दिखाई देगा। बस वहां से आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। नाउ वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। याद रखना, ये इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा टूल है, जिसने इस कलम की ताकत को पहचान लिया वो समझो दुनिया बदल सकता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत का सामान्य ज्ञान और उसके ऊपर पूरा के पूरा एक प्रश्न बैंक चलेगा अब, और आज उसका भाग 1 है। हम लोग आपके लिए इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों के अंदर लाने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। सामान्य ज्ञान के ऊपर प्रश्न उत्तर ही है, सवाल जवाब हम लोग करेंगे यहां पर। भाग 1 सबसे पहला जो यहां पर प्रश्न है, संसदीय प्रणाली का स्रोत क्या है। हमारी जो देश की जो संसदीय शासन प्रणाली है, राइट, क्या कहा मैंने, हमारे देश की जो संसदीय जो शासक प्रणाली है उसको कहां से लिया गया है, उसका स्रोत का मतलब है उसका सोर्स क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान का काफी हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है, कुछ कनाडा से लिया गया है, कुछ अमेरिका से लिया गया है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसका जो सोर्स है वो कौन है, ब्रिटेन है, राइट। वापस से बोल दूं, भारत की संसदीय प्रणाली का जो स्रोत है वो कौन है, ब्रिटेन है। कुछ कुछ अंश सभी जगह से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां कहां से ली गई है। जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसका संगठन, राइट, और उसकी शक्तियां क्या होगी, ये कहां से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियों को हमने अमेरिका से लिया है। जो सोर्स है उसका, राइट, वो क्या है, अमेरिका है। उनके वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी काफी कुछ शक्तियां यहां पर भी उपयोग में ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है। तो संघात्मक व्यवस्था, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली गई, कनाडा से ली गई। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई, कनाडा से। तो आप देख रहे होंगे कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां अमेरिका से, संघात्मक जो व्यवस्था है, राइट, वो कहां से ली गई, कनाडा से। तो थोड़े थोड़े अंश सभी जगह से लिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राइट। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि कई परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो भारतीय गणराज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन है, तो डेट इज राष्ट्रपति। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय गणराज्य के संवैधानिक अध्यक्ष हैं। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि सबसे पहला राज्य कौन सा गठित किया गया, मैंने पूछा भाषा के आधार पर। मैं फिर बोल रहा हूं, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया था। तो याद रखना, भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। ऑलराइट। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है। मतलब संसद की स्वीकृति मिल जाए उसके पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है। तो याद रखना, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है, 6 महीने तक। उसके बाद में फिर क्या करवाने पड़ते हैं, चुनाव करवाने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर। तो संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी रहता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया।
तो इस मामले के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के अंदर राजस्थान सबसे अग्रणी रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को जिस राज्य के अंदर लागू किया गया था, याद रखना बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम जो है वो किस राज्य में लागू किया गया, तो वो राजस्थान था। राजस्थान के अंदर जो नागौर है, राजस्थान के अंदर जो नागौर जिला है, वहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखना 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ से शुरू किया गया। तो यदि पूछते हैं कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर, नागौर। किस तारीख को, तो 2 अक्टूबर 1959। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब भारत में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है? तो याद रखना 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने यूनियन टेरिटरीज है? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य हैं। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? भारत के अंदर मताधिकार के लिए, राइट, यानी कि वोटिंग के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत के अंदर अभी एट प्रेजेंट जो है वो आयु सीमा जो है वो कितनी है, 18 वर्ष है। कितनी है भाई, 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वो है 18 वर्ष। भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? मैं आपको बता दूं, ये भारत की आज़ादी के बाद की बात है ना, ये भारत के आज़ादी के बाद की बात है, पहले की बात नहीं हो रही है, राइट। पहले तो अंग्रेजों ने इसको कभी किया था, पहला बजट ब्रिटिश लोगों ने किया था। मैं कह रहा हूँ भारत की आज़ादी के बाद, भारत का पहला बजट, राइट, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद किसने प्रस्तुत किया? तो हमारे देश के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट, हमारे देश के पहले जो वित्त मंत्री थे, जिनका के नाम था पी.के. सनमुखम शेट्टी। याद रखना, क्या कहा मैंने, पी.के. सनमुखम शेट्टी। पी.के. सनमुखम शेट्टी ने सर्वप्रथम भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो भारत का पहला आम बजट जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो थे पी.के. सनमुखम शेट्टी। पी.के. सनमुखम शेट्टी, क्लियर है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? तो भारत में अभी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितने हैं? 25। याद रखना, 25 उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय? 25, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर ये संख्या बताई गई है, 25 है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अब तक कितनी बार, क्या प्रश्न पूछा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? मतलब अभी तक भारत के अंदर कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई है? तो एक तो 1962 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी भारत के अंदर, चाइना वॉर के दौरान, चाइना से युद्ध के दौरान। दूसरा 1971 के अंदर, 1971 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसके अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। और एक 1975 के अंदर इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उस वक्त इमरजेंसी लागू की गई थी इंटरनल रीजंस के कारण, आंतरिक कारणों के कारण। तो अब तक भारत के अंदर यदि देखें हम तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो पूरा की पूरा इमरजेंसी लगाई गई थी वो 1962, 1971 और 1975 में लगाई गई थी। एक बार फिर से बता दूं, 1962 के अंदर चाइना वॉर के दौरान, 1971 के अंदर, 1971 के अंदर पाकिस्तान वॉर के दौरान और 1975 के अंदर इंटरनल रीजंस के कारण इमरजेंसी लगाई गई थी। तो अब तक यदि हम कहेंगे तो 3 बार इमरजेंसी को लगाया गया है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत में पहले यदि कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है ना, मोरारजी देसाई भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज़ादी के बाद से लगाकर तो कांग्रेस का दबदबा था, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कोई बने तो वो कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी जो थे वो मोरारजी देसाई थे।
दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया वो गुलजारी लाल नंदा थे। क्यों? क्योंकि एक तो आप याद रखो, जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और फिर लाल बहादुर शास्त्री, राइट, लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी तो दोनों ही बार जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की ही मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ थे नेता गुलजारी लाल नंदा, उनको देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा, भूलना नहीं, दो बार, ठीक है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, देखो हर एक उच्च न्यायालय का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा ना। तो उच्चतम न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश हैं और उस पर्टिकुलर राज्य में, जिस राज्य के अंदर वो उच्च न्यायालय, उस पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उनसे परामर्श लेकर और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो प्रश्न क्या था, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एवं उस पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनसे परामर्श किया जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, वो उनकी नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, एक तो मुख्य न्यायाधीश है लेकिन अन्य न्यायाधीश भी तो होते हैं। तो उच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो भी संबंधित राज्य होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह लेकर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो वापस से बोल रहा हूँ, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी सलाह लेकर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को लेकर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं, दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति बने व्यक्ति का नाम क्या था? दो बार उपराष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, दो बार उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति बने व्यक्ति का नाम। तो दो बार जो उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति कब रहे? वो 1952 से 1962 तक दो बार उपराष्ट्रपति रहे, है ना, 1952 से 1962 तक। और उसके बाद में 1962 के अंदर राष्ट्रपति बन गए और वो बहुत बहुत महान व्यक्तित्व थे और उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो दो बार उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति बने व्यक्ति का जो नाम था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और ठीक उसके बाद में राष्ट्रपति बन गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? याद रखना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो अनुच्छेद, याद रखना, अनुच्छेद 52 के अंदर, क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 52 के अंदर ये तय किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो वो अनुच्छेद 52 है, 52 है। नौ, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो याद रखना, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। वापस से बोल रहा हूँ, 50 प्रस्तावक
और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षाओं के अंदर, ठीक है, आपको आना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी है? वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी गई है? अभी हमने देखा था कि 3 बार आपातकाल देश के अंदर लगाया गया था और आगे भी भविष्य के गर्त में कि कभी आपातकाल लगाना पड़ जाए, लेकिन ऐसा ना हो कभी भी कि आपातकाल लगाया जाए। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्तियां दी है? मतलब इमरजेंसी लगाने की जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई है? तो एक तो है अनुच्छेद 52, एक है अनुच्छेद 356 और एक है अनुच्छेद 360। देखिए, आपातकाल जो है वो 3 परिस्थितियों के अंदर लगाया जाता है। किसी एक राष्ट्रीय आपदा के कारण, है ना, देश के ऊपर किसी का हमला हो गया या कुछ इस तरीके की घटना हुई तो आपातकाल लगाया जा सकता है। एक राज्य के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति है तो वो राज्यों के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है। कोई भी राष्ट्रीय विपदा होती है तो उस केस के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा जो होता है वो राज्य आपातकाल, राज्य के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वहाँ पर आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। या फिर कोई वित्तीय इमरजेंसी, है ना, कोई वित्तीय प्रॉब्लम यदि हो जाए तो वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय हो सकता है, राजकीय हो सकता है और वित्तीय आपातकाल हो सकता है। तो इनको अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत ये शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन अनुच्छेदों में ये शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। तो ये वाला प्रश्न तो बहुत अभी तक कई सारी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये थे आज के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरीके का प्रश्न बैंक हम लोग आगे बहुत दिनों तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज उसका भाग 1 था, ठीक है। इन प्रश्नों को जरूर करें। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स को लेते हुए, भारतीय संविधान को लेते हुए, अर्थव्यवस्था को लेते हुए, इतिहास को लेते हुए, है ना, विज्ञान को लेते हुए हम लोग आपके समक्ष बहुत सारे प्रश्न बैंकों को यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को लेके आएंगे। तो लगातार देखते रहिए। सो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे मिशन कंपटीशन के अंदर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।